जो ये पढ़ा रहे थे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो हमें बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, ये बताना है। इसमें देखो सबसे पहले अवतल दर्पण की स्थितियाँ चल रही थी, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण बना दिया। इसमें जो मेन चीज़ें होती वो लिखना पड़ेगा। ये ध्रुव यहाँ पर होता था P, वक्रता केंद्र C, और इन दोनों के ठीक मध्य में फोकस बिंदु F। और ये जो एक सरल रेखा है, ये जो एक सरल रेखा है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। अब देखो चित्र बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखो, ये जो 3 नियम हमने पढ़ा है, इन्हीं 3 नियमों से सारे चित्र बनते हैं। इन्हीं 3 नियमों से सारे चित्र बनेंगे। अब हमसे कहा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ, कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। और इनकी स्थितियाँ हमने 6 बताई थी। 6 होती हैं, जिसमें 2 पढ़ा चुके थे, और तीसरी अब वस्तु हमसे कहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो हमें बताना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वस्तु कहा है कि वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वस्तु रखी वक्रता केंद्र C पर। अब इसके बाद ये 3 नियमों से चित्र बनेंगे। पहली किरण हमेशा हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते थे। अब ये नियम नहीं लग रहा है तो हम दूसरी किरण लेंगे वक्रता केंद्र C से, और तीसरी किरण फोकस बिंदु F से गुजारते हैं। तो इन्हीं 3 नियमों से चित्र बनते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना इस पर, मुख्य अक्ष के समांतर। और कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर सकती है तो उसे मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग निकालेंगे। अब देखो वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो इस वस्तु से ही तो सभी किरणें निकलेंगी। तो पहली किरण यहाँ से निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और हमें नियम पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस बिंदु से ही वापस आती है। तो ये किरण फोकस बिंदु से वापस चली जाएगी इस तरीके से। ठीक, यहाँ से हो गया परावर्तन। तो ये एक किरण ले चुके हैं। अब इस वाले नियम को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 2 किरणें लेनी है। एक किरण हम ले चुके हैं, अब दूसरी किरण या तो हम वक्रता केंद्र C से गुजारें या फोकस बिंदु F से। तो वक्रता केंद्र C से अगर हम किरण गुजारना चाहें तो C पर तो वस्तु खुद स्थित है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि इससे हम किरण नीचे की ओर गुजारते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वस्तु खुद स्थित है इस पर। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं लग पाएगी कि हम वक्रता केंद्र C से किरण को गुजार दें। तो अब तीसरा नियम हमारा कौन सा बचा, कि फोकस बिंदु F से किरण को ले जाएं। तो अब हम फोकस बिंदु F से इस तरीके से किरण को ले जाएंगे। फोकस बिंदु F से ये किरण चली गई। तो अब ये यहाँ देखो फोकस बिंदु F से किरण गई, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्योंकि तीसरा नियम यही है कि अगर कोई किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब ये किरण हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और स्केल से चित्र बनाएंगे, चित्र सही बनेगा। ठीक, ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के, ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखो जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम देख रहे हैं पहली किरण ये इस तरीके से गई थी, इधर वापस आई। दूसरी वाली किरण ये गई थी, इधर इस तरीके से वापस आई। ये दोनों किरणें देखो यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, यहीं तो काट रही हैं। तो यही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये बना है वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम देख रहे हैं देखो किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब बना है इसका वास्तविक। अगर हम किरणों को डैश डैश करके मिलाते तो हम कह सकते थे कि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी बन रहा है, जबकि यहाँ किरणें वास्तव में काट रही हैं इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। और वास्तविक के साथ हमेशा हम लिखते हैं उल्टा, और देखने से ही पता चल रहा है देखो वस्तु इस तरीके से सीधी है लेकिन प्रतिबिंब इस तरीके से उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है। और देख रहे हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, यानी कि वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। इसके अलावा देखो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ये C है, वक्रता केंद्र C से ठीक नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, यही तो स्थिति है प्रतिबिंब बनने की। तो हम कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C से नीचे बन रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र C पर
दोनों सही है, चाहे सी के नीचे या कहते हैं वक्रता केंद्र सी पर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। अब इसकी थ्योरी देखो कैसे लिखेंगे कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो सबसे पहले क्या हुआ, वस्तु से किरणें चली थी, फिर दर्पण से परावर्तन हुआ और फिर परावर्तन के बाद ये प्रतिबिंब बना। तो ऐसे ही सेम थ्योरी लिखेंगे कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर एवं वक्रता केंद्र सी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, थ्योरी सब में सेम है, केवल ये पॉइंट चेंज होंगे, ये हेडिंग चेंज हो जाएगी, बाकी सभी सेम थ्योरी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इतना है। तो थ्योरी सबकी सेम है, बस ये पॉइंट हर बार चेंज करने हैं। और ये वाली स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर ही बनता है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये एक वस्तु है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा और उसकी लंबाई हम निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर ही आएगी, और वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है तो। ठीक, ये कंडीशन होती है। तो हमेशा ये 3 नियम लगते हैं चित्रों में, जितने अभी आगे लेंस की स्थितियाँ बढ़ेंगे तो भी यही नियम लगेंगे, दर्पण में भी यही नियम लग रहा है। बस ये 3 ऐसे समझिए ब्रह्मास्त्र हैं, एक तरीके ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे तीनों नियम। अब इसके बाद चौथी हेडिंग पढ़नी है। अब इस वस्तु को देखो आगे बढ़ा, तो जब इस वस्तु को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वस्तु आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं रखी जाएगी इधर, और ये स्थिति कौन सी हेडिंग बन जाएगी, जो वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य स्थित हो। यानी अगली हेडिंग बनेगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व एफ के मध्य स्थित हो तो हमें बताना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, देखो ये कैसा बनेगा, पहले इसमें हेडिंग लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व एफ के मध्य स्थित हो। एफ का मतलब फोकस बिंदु एफ के मध्य स्थित हो। ठीक, तो हमें ये बताना कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो अब चौथी हेडिंग है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु एफ के मध्य स्थित हो। क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी व एफ के मध्य स्थित हो तो वस्तु का किरण आरेख समझाइए। अब देखो हमसे कहा वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु एफ के मध्य स्थित हो, यानी सी और एफ इनके ठीक मध्य में वस्तु स्थित है। ठीक, जहाँ पे कहा जाए वही वस्तु स्थित करो। अब उसके बाद यहाँ किरणें निकलेंगी तो यही 3 नियम लगेंगे। पहले नियम लगाया करो मुख्य अक्ष के समांतर वाला। अब यहाँ देखो ये वस्तु है तो इससे किरण निकलेगी, वो तो मुख्य अक्ष के समांतर जा सकती है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये किरण फोकस बिंदु से वापस चली जाएगी। यही तो है नियम कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से वापस आ जाती है। उसके बाद ये नियम हम लगा चुके हैं। अब इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अब देखो वस्तु या तो हम प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजार दें या फोकस बिंदु एफ से, तो हम चाहें देखो वक्रता केंद्र सी से, सी तो पीछे है तो किरणें हालांकि पीछे भी जा सकती हैं, चित्र से भी बन जाएगा, लेकिन हम ये वाला नियम लगाएंगे फोकस बिंदु एफ से, क्योंकि फोकस बिंदु एफ ठीक इसके आगे है तो यहाँ से किरण को गुजारना ज़्यादा सरल है। तो ये वाला नियम लग जाएगा कि किरण को गुजारेंगे फोकस बिंदु एफ से इस तरीके से, फिर यहाँ दर्पण से परावर्तन होगा और नियम हमें पता है कि अगर कोई किरण फोकस बिंदु एफ से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से। ठीक, अब देखो किरणें, ये किरण इधर से वापस आई, ये समांतर जा रही है तो यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, किरणें आप काट रही हैं तो जहाँ पर काटेंगे वही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखो किरणें ये एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब है इसका वास्तविक, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लिखते हैं और चित्र से ही पता चल रहा है वस्तु सीधी है इस तरीके से और प्रतिबिंब उल्टा है, तो प्रतिबिंब बना वास्तविक उल्टा
और साइज की अगर बात करें तो वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। और स्थिति की अगर बात करें प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो ये वक्रता केंद्र सी है, इससे बाहर की ओर बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा एवं वक्रता केंद्र सी से बाहर। अब थ्योरी लिखना चाहें तो ये 5 पॉइंट जोड़ने होंगे और ये हेडिंग बाकी सेम थ्योरी है। तो उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु एफ के मध्य स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा एवं वक्रता केंद्र सी से बाहर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, ये थ्योरी है। थ्योरी सेम है सबकी, बस ये पॉइंट बार बार चेंज हो रहे हैं। और देखो ये पॉइंट कहाँ से बन रहे हैं, चित्र से, और चित्र कहाँ से बन रहे हैं, इन 3 नियमों से। तो ये तीन नियम हद से ज़्यादा जानना जरूरी है, और ये 3 नियम बताएं तो सभी चित्र पता चल जाएंगे। ठीक, और जिसका ना बना हुआ हो चित्र तो बना ले। और इसके बाद फिर अगली चौथी हेडिंग पढ़ा, चौथी स्थिति। देखो ये छठी 5वीं स्थिति है, जब वस्तु फोकस बिंदु एफ पर स्थित हो तो हमें बताना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु अब फोकस बिंदु एफ पर स्थित है तो ये वस्तु को हमने फोकस बिंदु एफ पर रखा। पहली किरण देखो, पहला ये नियम लगा, मुख्य अक्ष के समांतर वाला ये तो लग जाएगा, तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये यहाँ से दर्पण से परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद ये फोकस बिंदु एफ से वापस चली जाएगी। अब दूसरी किरण हम कहाँ से लें, तो दूसरा नियम ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र सी से किरण को जा रहे हैं। तो अब हम देखो वक्रता केंद्र सी से इधर से किरण ले जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम किरण को ऊपर, किरणें तो इस वस्तु से चारों दिशाओं में निकल रही होंगी, तो ये ऊपर की तरफ हम किरण को ले जाएं तो ये वक्रता केंद्र सी से ही किरण वापस आ जाएगी। यानी दूसरी हेडिंग स्थिति ये वाला दूसरा नियम लग सकता है। लेकिन तीसरा फोकस बिंदु एफ से क्या हम किरण को गुजार सकते हैं, तो नहीं गुजार सकते हैं, क्योंकि फोकस बिंदु पर तो वस्तु ही स्थित है। तो तीसरा नियम ये नहीं लगेगा, ये पहला लग गया, दूसरा लग जाएगा। तो अब हम वक्रता केंद्र सी से किरण को गुजारेंगे, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किरण वक्रता केंद्र सी से ही वापस आ जाएगी इस तरीके से। देखो यहाँ गैप ज़्यादा है, तो ये गैप कम होता हुआ जा रहा है। स्केल से बनाएंगे और क्लियर होगा चित्र। तो ये गैप कम होता हुआ जा रहा है, ये किरणें यहाँ कहीं पर मिलेंगी और यहीं फिर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखो जब किरणें यहाँ कहीं पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब तो ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक के साथ साथ उल्टा है, और वस्तु से बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब ये बहुत बड़ा है, तो इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो ये यहाँ तक के मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बाहर इधर सब होता है अनंत, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है और अनंत पर बन रहा है। तो हम थ्योरी इसकी लिखेंगे कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु फोकस बिंदु एफ पर स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा एवं अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। ठीक, ये 5 हेडिंग हो गई। अब तक दर्पण से प्रतिबिंब बनने की लास्ट हेडिंग पढ़नी है, छठी। और इस वस्तु को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वस्तु यहाँ पर स्थित हो जाएगी, यानी अगली हेडिंग बनेगी वस्तु एफ व पी के मध्य स्थित हो। तो अगली हेडिंग ये पढ़नी है। देखो ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की लास्ट हेडिंग है, जब वस्तु फोकस बिंदु एफ व ध्रुव पी के मध्य स्थित हो तो हमें बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हमसे कहा वस्तु एफ व पी के मध्य स्थित हो, तो एफ व पी के मध्य हमने वस्तु को स्थित किया। ठीक, अब देखो पहली किरण ये तो मुख्य अक्ष के समांतर तो जा सकती है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये किरण फोकस बिंदु से वापस लौट जाएगी। तो ये किरण फोकस बिंदु से वापस लौट गई और पहला नियम लग चुका। अब दूसरा नियम, चाहे वक्रता केंद्र सी से वस्तु को गुजार दें, किरण को गुजार दें, चाहे फोकस बिंदु
ऐप से गुजार दें, तो इन दोनों में से कोई सा भी नियम हम लगा सकते हैं। तो वक्रता के सी से ही गुजारें, क्योंकि इस तरीके से किरण ऊपर जाएगी। दूसरा नियम यही तो है, वक्रता के सी से किरण गई दर्पण की ओर, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस चली जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर चित्र से हमें ये पता चल रहा है कि ये लाइन स्केल से बनाना सीख। यहाँ देखो हम चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटेंगी, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पहली वाली किरण इस तरीके से इधर आ रही है और दूसरी वाली ऊपर की ओर जा रही है, इस तरीके से इससे दूर जा रही है। यहाँ पर गैप कम है, लेकिन ये लगातार गैप बढ़ता हुआ जा रहा है, गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये गैप बढ़ता हुआ जा रहा है तो ये किरण नीचे की ओर चली जाएगी, इससे ये थोड़ा ऊपर। ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि गैप दोनों के बीच में ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, और जब कहीं नहीं काटेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब भी नहीं बन पाएगा, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। ठीक, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो किरण है दर्पण से टकराने वाली, ये पहली वाली किरण ये ऊपर जा रही है इस तरीके से, दूसरी किरण ये है, और इन दोनों किरणों को हम डैश डैश करके पीछे हटाएं इस तरीके से। इसे भी हमने डैश डैश करके पीछे हटा दिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को किरणें काट रही हैं, और यहाँ जहाँ पर काटती वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही, यहीं बना वस्तु का प्रतिबिंब, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बना। अब देखो अभी तक की हमने जितनी भी स्थितियाँ पढ़ी थी, सब में किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती थी, लेकिन ये स्थिति एक ऐसी है कि यहाँ किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, ये डैश डैश करके हमने इन्हें ज़बरदस्ती मिलाया है। तो इसका मतलब हम लोग मन में आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये किरणें यहाँ कहीं पर मिलती होंगी। एक कल्पना कर रहे हैं मन में कि ये किरणें यहाँ पर मिलती होंगी, इसीलिए ये प्रतिबिंब अब वास्तविक नहीं, ये प्रतिबिंब है आभासी। तो ये प्रतिबिंब बना आभासी, और ध्यान रखना वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लगाते हैं, और जहाँ आभासी दिखाई पड़ जाए वहाँ सीधा। और चित्र से भी पता चल रहा है कि वस्तु भी इस तरीके से सीधे है यहाँ पर, और प्रतिबिंब भी सीधा बना। तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है सीधा, और देखो वस्तु छोटी है जबकि प्रतिबिंब बड़ा है। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो हम लिख सकते हैं कि ये दर्पण है, दर्पण के सम्मुख कह सकते हैं, सम्मुख का मतलब सामने, कि प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बन रहा है, या ये भी कह सकते हैं दर्पण के पीछे, क्योंकि यार सम्मुख इस साइड के लिए सामने वाला सिरा माने, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख है, और ये पिछला सिरा माने तो ये दर्पण के पीछे है। तो चाहे दर्पण के सम्मुख कह दें और चाहे हम कह दें कि दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे। ठीक, अब थ्योरी सेम वही है, बस ये 5 पॉइंट चेंज होंगे। 4 पॉइंट कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है, जब वस्तु फोकस बिंदु वायक के मध्य स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात आभासी सीधा वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। और ये स्केल से बनाना, बिल्कुल लाइनें सीधे होंगी, इस तरीके से गैप को बड़ा करना लास्ट में। ठीक, ये चित्र बस अब तक दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हो गई तुम्हारी कंप्लीट। ये 6 स्थितियाँ थी, 6 कंप्लीट हो गई। अब पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, और हमेशा ध्यान रखना जिसमें लास्ट वाली स्थिति होगी छठी, चाहे वह दर्पण से प्रतिबिंब बनने की छठी स्थिति हो, चाहे लेंस से प्रतिबिंब बनाने की छठी स्थिति हो, जो छठी लास्ट वाली स्थिति होती है ये हमेशा अलग होती है, स्पेशल होती है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा अलग बनता है। ठीक, थ्योरी सेम लिख लेना, इसका चित्र बना लो और 5 पॉइंट चेंज करके इसकी थ्योरी लिख जाएगी सेम।